107.8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दोस्तों, हुनर तो शायद आप में भी बहुत ज्यादा है और जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो तो हैं ही हुनरबाज, है ना। और उन्हीं हुनरबाजों में से कोई ना कोई आता रहता है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे और ढेर सारी बातें करते हैं उनसे और उनके हुनर के बारे में हम जानते हैं कि वो क्या कुछ ऐसा हुनर है जो छाया हुआ है आपके आसपास में, आपके समाज में, आपके जानने पहचानने वालों में। तो इसीलिए हम लेकर आते हैं प्रोग्राम हुनर के जादूगर। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हुनर की जादूगर हैं वंदना यादव जी। और वंदना जी का बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी धन्यवाद। और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के लिए मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हमारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्कार वंदना जी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आए हैं और हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आपको जान पा रहे हैं। अभी तक तो जैसे हम भी फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे थे कि हाँ आपने कुछ बुक लिखी है ना। तो आज गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आप आए हैं तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, जानना चाहेंगे कि एक लेखक के लिए जो शुरुआती दौर होता है ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ होता है कि मैं कब शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, या कैसे मतलब आप शुरू कर पाए अपनी लेखनी को। तो ये यात्रा कब से शुरू हुई? जी, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। पर लेखन ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने अंधेरे कमरे में स्विच दबाया, बत्ती जल गई और उजाला हो गया। लेखन एक प्रक्रिया है और मेरा ख्याल है कि ऊपर वाला वो अपनी जो ब्लेसिंग्स है, जिसे कहते हैं कि आशीर्वाद दे के भेजता है जी, जिसे हम सब अपनी हुनर से पॉलिश करते रहते हैं जी। तो ये मेरी पहली कविता जो है कि शायद मैं कक्षा 3 में थी, अच्छा, तब लिखी थी मैंने। ओह, तो बहुत ही छोटी थी तब तो आप। और वो कैसी कविता रही होगी कि बिल्कुल मैं ये कई जगह पे बता चुकी हूँ, पर क्योंकि मैं हरियाणा की बेटी हूँ और हरियाणा के जो गुड़गांव ने मुझे रेडियो पर पहली बार बुलाया है, तो यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि मम्मी मेरी हाईली एजुकेटेड हैं और वो टीचिंग प्रोफेशन में थी। अच्छा। तो घर में व्यस्तताएं तो रहती हैं, जब माँ अगर बिजी रहती है तो जी। तो किसी चीज़ पे हम दो बहनें लड़ रहे थे तो पिटाई हुई। अच्छा। और रोने वोने लगे हैं। तो थोड़ी देर में फिर मम्मा को लगा होगा कि मैंने क्यों मार दिया, जैसा अच्छा। हम सब मम्मियाँ करती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कि पहले पिटाई होती है फिर उनका लाड प्यार होता है। हाँ, तो फिर मम्मी ने गले लगाया, प्यार किया। हाँ हाँ। तो मैंने वो कविता लिखी थी कि माँ तुम मुझे मारती क्यों हो, और मारती हो तो फिर गले लगाती क्यों हो। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ऐसे बढ़िया, करके कुछ बहुत कविता बढ़िया। तो क्या उस टाइम पे आपको लगा था कि हाँ ये कविता है जो एक अलग ही रूप लेगी, या मम्मी को समझा पाए आप उस कविता के माध्यम से? मतलब उस टाइम पे तो एक छोटे बच्चे थे, तो वो कविता का लिखना और उसका क्या प्रभाव पड़ा आपके जो परिवार थे, सदस्य थे या मम्मी थी उन पे? बड़ा मज़ेदार सवाल है ये भी। और मैंने बताया कि मम्मा प्रिंसिपल थे मेरे स्कूल के। अच्छा। तो वो कच्ची पक्की जैसे भी कविता थी, घर में कोई टीचर आई, मम्मा ने उन्हें बताया, अपनी सहयोगी जो कुलीग थी उनको, और उन्होंने वो स्कूल की पत्रिका में छाप दी। अच्छा जी, अच्छा। तो इस तरह है शायद वो मेरे भीतर का लेखक जन्मा। और आपको बताऊं कि चाहे मैं हूँ सिविल बैकग्राउंड से, शादी मेरी फौजी से हो गई। ओह, अच्छा अच्छा। तो अंतर्मुखी हूँ थोड़ी सी और बहुत संवेदनशील भी हूँ, तो बहुत सारी बातें कह नहीं पाती थी। जी जी। और मतलब जैसे एक गांव देहात के आदमी को आप ले जाके अमेरिका छोड़ दीजिए, वैसा वाला माहौल है, बिल्कुल सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। जी जी, सेना में पहुंचते ही। बिल्कुल। तो बहुत सी बातें थी जो मैं देख रही थी, परिवर्तन महसूस कर रही थी, पर बोलती नहीं थी। तो वो सब कुछ अपनी कविताओं के जरिए, अपने लेखों में आने लगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे वंदना जी बीच में रोकना चाहेंगे, हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, लक्ष्मण जी हैं हमारे साथ में। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम हुनर के जादूगर में। दूसरी मैडम को भी नमस्कार। जी नमस्कार लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम सुन रहा हूँ। जी। वंदना यादव जी एक लेखिका हैं, तो यहाँ पे हम वंदना जी से जानना चाहेंगे कि मैम आपने खुद ही लिखना शुरू किया या आपको बताने वाला, सिखाने वाला कोई गुरु था? ये लक्ष्मण जी का सवाल। जी लक्ष्मण जी, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ मेरे माँ और पापा दोनों बहुत पढ़े लिखे थे। 93 में मेरे पापा की जब डेथ हुई, उनकी 13वीं के दिन उनका एक और MA का रिजल्ट आया था। अच्छा। वो इतना पढ़ते थे। और मेरी माँ अपने समय की हाईएस्ट शिक्षित महिला हैं, वो 5 सब्जेक्ट में MA और MEd है। क्या बात है।
तो हमारे घर में हमें टीवी देखने का हक, मतलब एक तरह से कह दें कि ना देखना प्रेफरेबल होता था, और टीवी भी बहुत बाद में आया। हमारे घर बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसे हमें हमेशा पढ़ना होता था। रोज हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे जी। तो जी ऐसा था कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। अच्छा, किताबें जो स्कूल की हैं उसके अलावा पढ़ना है तो साहित्य पढ़ना है। अच्छा, और मज़ेदार बात ये है कि मेरे मम्मी और पापा दोनों ये कहते थे, जब हम बहुत छोटे थे तब वो कहते थे, अच्छा मेरी गाय या माई काऊ जैसे अंग्रेजी में कह देते हैं, मेरा घर मेरा गांव, इस पे लिखिए जी। और जो कल लिखा था वो आज रिपीट नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। 10 लाइनें लिखी है। तो मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग वहां से हो गई थी। बिल्कुल। तो यानी घर से ही आपको गुरु मिले, घर से ही आपको टीचर मिले। जी बिल्कुल जी। थैंक यू लक्ष्मण जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम हुनर के जादूगर। अभी लाइव प्रोग्राम है, हमारे साथ प्रोग्राम में है वंदना यादव जी जो कि एक लेखिका हैं। तो ज़रूर आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। तो दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और वंदना जी से बात कर सकते हैं। यहाँ पे वंदना जी जानना चाहेंगे कि आपकी जो लेखन शैली है वो आप अपने पाठकों से क्या कहना चाहेंगे कि कैसी शैली है, क्या शैली है आपकी? आपने तो बड़े अच्छे सवाल बनाए हैं इसके लिए तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। लेखन मेरे लिए एक सहज प्रक्रिया है, ये तो है, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि इसके बीज कहाँ से पड़े और कैसे पनपती रही मैं जी 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 एक लेखक के तौर पे। पर जरूर जानेंगे वंदना जी। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी शर्मिला जी, नमस्कार जी। नमस्ते राजकुमार जी, कहिए सर क्या सवाल है वंदना जी के लिए? जी। हुनर के जादूगर वंदना यादव जी को नमस्कार जी। नमस्कार राजकुमार जी। जी, आप गुड़गांव की आवाज पर आए हो और एक सवाल है जी, जैसे कि हमारे हरियाणा में रागनी लेखक हुए हैं बहुत से जी, अच्छे और जो आप किताबें लिखते हो उसमें लिखने में और आपके लिखने में क्या अंतर होता है जी इसमें? देखिए जी, लेखन तो लेखन है। और आप जो कह रहे हैं आपके हरियाणा में, जी मैं बता दूं कि मैं यहीं की हूँ, मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सियाणा पोता की बेटी हूँ और रेवाड़ी के पास एक गांव है कोसली, वहाँ की बहू हूँ। आपका जितना हरियाणा है उतना ही मेरा भी है जी। वहाँ से कई श्रोता जुड़ते हैं जी गुड़गांव की आवाज तो, महेंद्रगढ़ से भी जुड़ते हैं जी और कोसली भी मैंने देखा है जी। जी। तो बात इस तरह है कि लेखन तो लेखन है। हाँ, इसकी विधाएं अलग अलग होती हैं। जैसे जो बड़े बड़े शायर हुए हैं, कह दें कि बड़े बड़े उपन्यासकार हुए हैं, कहानीकार हुए हैं, तो विधा अलग अलग है, ये बात तो है। पर लेखन अपने आप को साधने पे ही सफल होता है ना। तो जो आपने रागनी की बात की, तो उस भाषा में उतनी गहराई और उतना भावनाओं को महसूस करने का जज्बा होना चाहिए जी, तभी आप वो सब कह पाते हैं। अब मेरी परवरिश इस तरह थी कि मैं एक समय में ही महेंद्रगढ़ के गांव पोता में रहती थी, उसी समय मैं चूरू में रहती थी और उसी समय मैं बीकानेर भी रहती थी, क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी थी और वो नौकरी कर रही थी, तो मैं चूरू रहती थी। और बीकानेर के पास उदयरामसर गांव है जो सीमावर्ती गांव है, तो नानी मेरी वहाँ है जी। मैं एक समय में 3 तरह का जीवन जी रही थी। तो मेरी जो भावनाएं हैं वो रागनी की तरफ उतनी गहरी नहीं है कि मैं उन्हें लिख पाऊं, और मैं गद्य में महसूस करती हूँ अपने आप को सहज जी, तो मैं सहज लिखती हूँ जी। बहुत मेरे ख्याल में राजकुमार जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा जी। जैसे आपने बताया जी 3 तरह का जीवन था आपका जी, तो वो 3 तरह के जीवन में अलग अलग लिखना हुआ जी, आपका लिखना अलग अलग भाषा में भी लिखते हो क्या जी? हाँ, मैं अभी जैसे मेरी कुछ कहानियां हैं जिसे मैंने हिंदी और राजस्थानी में भी लिखा, और अभी एक कहानी अनुदित हुई है जो हरियाणवी में आ रही है। और वैसे मेरी बेटी शिवानी यादव है जो अंग्रेजी की अनुवादक है, तो हिंदी से अंग्रेजी में उसने मेरी बहुत सी कहानियां अनुवादित की हैं। मशहूर किताब है कोई आपने लिखी हो जो काफी चर्चित हुई हो जी, उस किताब का नाम बता दो जी, क्या नाम है जी? जी, एक मेरा उपन्यास है शुद्धि। तो शुद्धि उपन्यास बहुत चर्चित रहा है, जो भारतीय संस्कृति पे आधारित है। और कहते हैं ना कि मतलब जीवन के अलग अलग संस्कार होते हैं, तो ये मृत्यु संस्कार पे लिखा गया एक सशक्त उपन्यास, इसे आप पढ़िए। और मेरा पहला उपन्यास था कितने मोर्चे, तो सैनिकों पे बात होती है, सैनिकों के पराक्रम पे बात होती है, बॉर्डर पे बात होती है।
तो फौजी कोई की भी ये घरवाली नहीं है तो जानता, हाँ, कोई भी ये नहीं जानता कि जो बॉर्डर पे फौजी बैठे हैं वो किसकी हिम्मत पे बैठे हैं। जी। तो अंग्रेजी की एक कहावत है कि फोर्स बिहाइंड द फोर्स। तो जो सैनिक हैं उनके पीछे की ताकत तो महिलाएं हैं जी। उनके जीवन के संघर्ष क्या हैं, वो अकेली कैसे रहती हैं, ये सब उस उपन्यास में है। अगर आप पढ़ सकें तो वो उपन्यास महत्वपूर्ण है। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर सवाल करने के लिए। नमस्कार जी, वंदना यादव जी और शर्मिला जी, नमस्कार जी नमस्ते सर। और नमस्कार, प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्कार जी प्रकाश जी नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया बहन जी। और आज हमारी हुनर की जादूगर हमारी प्यारी प्यारी बहन बोलूंगा मैं तो। हाँ हाँ बिल्कुल सर। वंदना यादव जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। और वंदना जी मैं गांव बागोत से बोल रहा हूँ। अरे 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 प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। बिल्कुल सीमा से सटे हुए गाँव है हमारे भी बिल्कुल। अभी मैंने मेरा संस्मरण लिखा है, उसमें मैंने लिखा है कि हम तो मतलब घर में खेलते खेलते सबको कहते थे घर में ही खेल रहे हैं और बागोत का तालाब देखने पहुंच गए। हाँ, हम भी ये खेत में जाते थे, बोला पोता जाके आगे, चाना जाके आगे। जी जी। और बागोत का तो शिव मंदिर। जी जी। और बहन जी हमको तो बड़ी खुशी है हमारे एरिया से, और आप मतलब बातचीत हुई, हमको बहुत ही अच्छा लगा। और बहन जी आपको वैसे विरासत में मिली है उपलब्धि है तो। जी जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मम्मी आपको पीटती नहीं थी क्या आप लेखिका बनती क्या? बिल्कुल नहीं जी, मम्मी पापा ने ही बना दिया। माँ बाप के संस्कार ही बनाते हैं बच्चे को, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, है ना। बचपन में बीज पड़ जाते हैं, वो पौधा पनपता तभी है जब उसको अच्छी खाद पानी और वातावरण मिलता है ना। और अपनी तरफ तो यूं देख लो, या तो खेती करते हैं या बच्चे पढ़ते हैं, अपनी तरफ के बच्चे बहुत इस बारे में माने जाते हैं, है ना। जी जी। तो ये बात है। तो वंदना जी जैसे आप जो किताबें कहानी वगैरह जो भी लिखती है ना, हाँ, तो ये आपकी किताबें कहाँ से उपलब्ध हो सकती है हमको? ये आप अमेजोन पे जाएंगे और वहाँ लिखेंगे वंदना यादव बुक्स। अच्छा अच्छा। बस वहाँ पे सारी उपलब्ध हो जाएंगी। अच्छा अच्छा। और कुछ हैं जो NBT है, जो नेशनल बुक ट्रस्ट है ना, जो भारत का सबसे बड़ा प्रकाशन हाउस है। मेरी बाल साहित्य की कुछ पुस्तकें वहां से भी आई हैं। जी जी जी। है ना। वो तो गांव तो अब आती नहीं होगी, आप गांव तो छोड़ ही दिया होगा आपने। ना जी, मेरा गांव है, घर है, खेती बाड़ी है, आते हैं हम। तो कभी कभी आते हैं। फिर आप घर से ले जाएंगे आपकी किताब आके कभी अगर? अच्छा, वैसे उतनी देर नहीं आती मैं, आप मंगा लीजिए, उस पे बात कीजिए, फिर मैं जब आऊंगी तब हम मिलेंगे। गाँव के पते तक निकल गए हैं रेडियो पे। ठीक है बहन जी, समय थोड़ा इसमें कम रहता है, इसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राम राम भाई। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी जुड़ने के लिए। कि लो आपके गांव वाले भी यहीं पे रेडियो पे मिल गए हैं, कमाल है। ऐसा सोचा नहीं था मैंने। जी जी। चलो बस यही इतनी ही कमी रह गई कि आमने सामने चेहरा नहीं देख पा रहे हो, नहीं तो शायद वंदना जी के चेहरे से लग रहा है कि जैसे मायके में जाने के बाद लड़कियों के चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह का चेहरा खिल गया आपका। है जी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इस तरह की बिल्कुल अपने गाँव की मिट्टी से मेरी बातचीत हो जाए। जी जी। और विजय लखेरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे हैं विजय जी? हमारे पड़ोस के वंदना जी यादव जी को नमस्कार। जी जी। विजय जी नमस्कार, राम राम। राम राम जी, राम राम, बहुत बहुत नमस्कार, राम राम जी। मैं विजय सिंह लखेरा, मैं इंद्रगढ़ के गांव खेड़ी तलवाड़ा से बोल रहा हूँ। अरे वाह, अरे वाह, सब आज तो मेरी तरफ से बोल रहे हैं। सर वंदना जी, मैं प्रोग्राम सुनने का ज्यादा शौक है ना, तो कॉल बॉल तो देखिए मैं बहुत कम लगाता है, मेरा वेस्ट टाइम रहता है। और जो आपने अमेजन पे बताई, तो प्रकाश जी तो हमेशा ज्यादा पढ़े लिखे, इनके पास जाएंगे तो उनको वहीं से बुक करवा देंगे, इनके घर में दे जाएगा वो कोरियर वाला, आप जाने। और वैसे आपके गांव के हमारे परम मित्र है रामपत सेन जी। अच्छा। जो इनके गांव के पैरोल स्कूल में अच्छे शिक्षक हैं जी, वो हमारे खास दोस्तों में है जी। अरे वाह। और मैं तो परसों 18 तारीख को आपके गांव में शादी में ही था जी। अच्छा, क्या बात है। मेरे पापा राव रतन सिंह यादव थे जी, उनको बहुत जानते थे, बागोत में उन्होंने पढ़ाया। ये 3-4 गाँव में बागोत से खेड़ी रडोंदा, ये एक दूसरे के सहयोगी हैं जी, सभी एक दूसरे को जानते अच्छे तरह से। जैसे रोहिला परिवार में शादी में थे जी, हम परसों लड़के की शादी थी उसमें थे। अगर पहले पता होता तो हम आपके नजदीक थे, तो कोई ना कोई तो मिलता ही जी वहाँ। सही बात है, सही कह रहे हैं आप, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू विजय जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी सर मेरा जी, एक छोटा सा वंदना जी, आपने कितने उपन्यास हो गए होंगे जी? जी मेरी 2 उपन्यास सहित 15 किताबें हैं। अच्छा जी, मोटिवेशन पे भी है। अमेजोन पे? हाँ, अमेजोन पे सब उपलब्ध है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मंगवा लेंगे। आपको लिंक हम भेज देंगे,
है ना। किताबों का लिंक आपको सबको भेज दिया जाएगा। जी 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 जी, शुक्रिया वंदना जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजय जी, थैंक यू। सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सीमा जी, कहिए क्या सवाल होंगे वंदना जी के लिए। जी वंदना जी को नमस्कार है। नमस्कार सीमा जी। और पहले तो मैं बता दूं कि मेरी बहन का नाम भी चित्राया था। अच्छा। पर हाँ, हम वहाँ के नहीं है। अरे जहाँ के भी हैं भाई, हम सब भारतीय हैं। जी जी बताइए। तो मतलब ये भी मुझे भी पता चला भाई सुनते सुनते। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि आपका मतलब कुछ एक विषय है कुछ लिखने का, या अलग अलग विषयों पे आप लिखते हो? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बिल्कुल साहित्यिक सवाल है, तो मैं इसका साहित्यिक जवाब दूंगी। मैं लिखने के लिए नहीं लिखती कि मेरी किताबों की संख्या बढ़ जाए या मैं लगातार चर्चा में रहूं, मैं इसलिए नहीं लिखती। जब तक कोई ऐसा संवेदनशील विषय जो मेरे मन को ना छू जाए, जी जी जी। वो ऐसा भी होना चाहिए कि जिस पे अब तक लिखा ना गया हो, या मैं अगर उसी विषय पे लिख रही हूँ तो मैं उसमें नया क्या करने वाली हूँ। जी जब तक ऐसा कुछ नहीं होता मैं नहीं लिखती, है ना। तो इस संदर्भ में जैसे मैंने अभी अभी बताया कि सैनिकों पे बात होती है पर सैनिकों की पत्नियों पे कभी बात नहीं हुई जी। तो ये हिंदी का पहला उपन्यास है कितने मोर्चे। और इसी तरह की मृत्यु संस्कार पे बहुत बार बात हुई है, पर बड़े बड़े आलोचक इसे मृत्यु संस्कार का एक सशक्त उपन्यास मान रहे हैं, शुद्धि इस उपन्यास को। तो इसको एक बार आप पढ़ के देखिए कि इसमें न सिर्फ वो पुरानी परंपराएं हैं जो सदियों से चल रही हैं हमारे समाज में, उसके साथ साथ कि आजकल लिव इन भी है समाज में, है ना। आजकल मतलब घर में भी एक पत्नी है और बाहर भी एक रिलेशन बना है। युवा होते हुए बच्चे थोड़े असंवेदनशील हो जाते हैं घर के बुजुर्गों के प्रति, और ऐसे में एक वो महिला जिसने जीवन के 98 यानी 98 वर्ष की जीवन देख लिया है, वो समाज को और परिवार को, अपने बदलते हुए रिश्तों को कैसे देखती है। जी तो ये बिल्कुल अलग तरह का ट्रीटमेंट है, तो आप इसको पढ़ के देखें। इसमें कई काव्य संग्रह हैं, मेरा यात्रा वृत्तांत है, मोटिवेशनल किताबें हैं, और मेरा बाल साहित्य पे भी काफी काम है। अलग अलग विधाओं में अलग अलग मूड के हिसाब से लिखती हूँ, जब मुझे लगता है कि कुछ अलग है कहने के लिए मेरे पास। जी। हाँ, तो मैं बता दूं कि मेरे पापा लिखते थे। अरे वाह। हाँ, मेरे पापा अखबार में आर्टिकल अपने छपवाते थे, पहले लिखते थे, और उन्होंने खुद मेरी बुआ जी के ऊपर भी कविता लिखी हुई थी। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात। वो भी प्रिंसिपल थे। कहाँ पे? वो इधर नॉर्थ दिल्ली में। अच्छा। हम नॉर्थ दिल्ली के ही वासी हैं, उधर ही थे। मतलब उन्होंने 48 साल पढ़ाया, एक ही स्कूल में रहेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं ट्रांसफर नहीं हुआ उनका, उसी स्कूल में। देखिए कि साहित्य का पुट है आपके परिवार में, इसलिए आपने वो साहित्यिक सवाल किया मुझसे। आप कुछ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन मतलब हमने वो नहीं किया। जी कोई बात नहीं, देखो सब नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। जी वही मैंने कहा ना शुरू में कि ये ना एक आशीर्वाद है जो ऊपर वाला दे के भेजता है, इसे हम लोग पॉलिश करते हैं, है ना। कुछ लोग बाय बर्थ, जिन्होंने, जैसे हम रिलायंस के बारे में जानते हैं, तो धीरू भाई अंबानी अपने परिवार से बिल्कुल अलग निकल के उन्होंने व्यवसाय को चुना। कुछ लोग खेतीहर होते हैं पर वो सेना में चले जाते हैं। कुछ लोग अच्छे भले टीचिंग के प्रोफेशन में हैं पर उनका एक बेटा जाके पुलिस में भर्ती हो जाता है। तो यानी ये वो संस्कार है हमारे भीतर जिन्हें ऊपर वाला हमें दे के भेजता है और हम उन्हें से तराश लेते हैं। कुछ मतलब माँ बाप उसमें घड़ते भी हैं। जी वो तो मैंने कहा ही कि हमारी कुछ गॉड गिफ्ट होता है, कुछ होता है, और फिर कुछ उसे तराशते हैं पेरेंट्स, है ना। तो मतलब जैसे मेरे पापा बताते थे अपने बारे में, तो उस हिसाब से मैंने ये बात कही है, क्योंकि उन्होंने वो भी बताते थे कि भाई माँ मेरे को फूकनी से पीटती थी, पढ़ता नहीं था तो। जी, हमारी मिट्टी में ये बात साधारण तौर पर एक्सेप्टेड है कि हमारी पिटाई होती थी। जी जी। अब क्योंकि मेरी दादी उधर रिवाड़ी साइड की थी तो वो फूकनी उठाती थी। जी जी, ये बातें बताते थे। थैंक यू सीमा जी जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्ते तेजाम कौशिक जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। वंदना बेटी को भी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार कौशिक जी। आपका बेटा हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने रेडियो में। जी प्रणाम
बहुत अच्छे से आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं आप। मैं तो ये कह रहा हूँ जी कि लिखने की मुझे भी कुछ है थोड़ी सी, और मैं ये बता रहा हूँ कि क्या है कि ये प्रेरणा एक दूसरे को देख कर भी मिलती है जी। कभी आपने सुने होंगे एक डॉक्टर मुल्कराज आनंद थे, इंग्लिश के राइटर थे वो मेरे घर के सामने उन्होंने कोठी बनाई था सेक्टर 17 जी। तो हमारे गांव का एक लड़का था, उसके साथ बैठता था, वो भी ये कर रहा था, उन्होंने LLB करी, फिर उसको इंग्लैंड भेजा उन्होंने एमएससी करने के लिए जी। कहानियां लिखते थे, बहुत अच्छी कहानियां उन्होंने यहाँ गाँव वालों पर भी कहानी लिखी थी, एक दी विलेजर्स जी। तो मतलब प्रेरणा मिलती है एक दूसरे को देखकर। गुड़गांव वाला रेडियो स्टूडियो हम भी कुछ थोड़ा सा पहले भी लिखते थे, तो अब उसके बाद ज्यादा और लिखने लगे हैं। बड़ा इंटरेस्ट आता है लिखने में, सोच कर कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं याद की, सोते 2 लाइन याद आ गई तो लाइट जला के लिखना पड़ता है, कभी भूल जाए ना अगले दिन। जी यही होता है लेखकों के साथ, ये होता है। आजकल तो ये है कि साथ में ही मोबाइल रखा रहता है, इसमें नोट्स बना लिए। नहीं तो कितनी बार होता था कि नींद में से उठ के कागज भी नहीं मिला है कहीं ऐसी जगह, तो अखबार के किसी कोने पे लिखती थी कि दिमाग में क्या है। कई बार मेरे साथ हुआ है, कोई कविता की लाइन आ गई, कोई वो आ गया दिमाग में, आ गया कि इस तरह से लाइन होनी चाहिए, तो उठ के लाइन जला के लिखना है, सिस्टम में। ये लेखक इस बात को समझ सकते हैं। अर्जेंट होता है जी। आपका आभार व्यक्त करते हैं, बहुत अच्छी लगी आपसे बात करके। थैंक यू सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहोगे जी, प्रणाम जी। तो मेरे को नंबर बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारे श्रोता इतने जागरूक हैं कि फटाफट से जुड़ते जा रहे हैं और काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो होते जा रहे हैं जी। अभी यहाँ पे हम जानना चाहेंगे आपसे वंदना यादव जी कि एक जो लेखक होता है ना, आपने बताया आपके उपन्यास भी हैं, आप कहानियाँ भी लिख रही हैं, बाल साहित्य भी आपने लिखा है, तो अभी तक अलग अलग चीज़ों पे आप लिखते आ रहे हैं। ये आपके दिमाग में आता कैसे है कि मेरे को इसके लिए भी लिखना है, उसके लिए भी लिखना है? क्या जो समाज में होता है वो देख के आप लिखते हैं या अपनी सोच से आप लिखते हैं? कैसे प्रेरित होते हैं? वैसे मैंने इसका अभी जवाब दिया कि जब तक कोई चीज़ मुझे भीतर तक, मन के भीतर तक कोई विचार उद्वेलित नहीं करता, आंदोलित नहीं करता या मन को छू नहीं जाता, अच्छा, तब तक नहीं लिखती मैं। अच्छा। और उस पे भी बहुत रिसर्च करती हूँ, है ना। अभी जैसे मेरा एक बाल उपन्यास है चिखुरी, तो इस पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हमने पशु पक्षियों को करीब से देखना ही बंद कर दिया जी। जैसा कि मैंने बताया, मेरा गांव देहात में बचपन बहुत अच्छे से बीता है, तो मैं देखती थी वो किस तरह 2 पैरों पे दौड़ रही है, पीछे वाले पंजों पे बैठ रही है और आगे वाले पंजों को हाथ की तरह इस्तेमाल कर रही है जी। आजकल ये रील का जमाना आ गया है, पहले वीडियोस थे, अब रील है। तो बच्चे जो हैं कि मोबाइल में खो गए हैं, किताबों से और प्रकृति से दूर हो गए हैं जी जी। तो मुझे लगा कि ये जो जीवन है ये बताया जाना चाहिए, और इसी उपन्यास में मैंने बताया है कि ये जो बाल उपन्यास है कि किस तरह है हमारे गांव में बचपन में मैंने देखा था कि तालाब सदियों से चले आ रहे थे और तालाबों का संरक्षण कैसे किया जाता था। अच्छा, हुआ ये कि राजस्थान में मेरे एक दूर के कज़न हैं, मतलब भाई लगते हैं, उनसे मैं बात कर रही थी कि आप लोग पानी के संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, तालाब बनाइए जी। तो उन्होंने मेरी बात को इस तरह लिया कि दीदी अगर हम तालाब बनाएंगे तो बहुत मोटी जो प्लास्टिक की शीट है वो खरीदेंगे, इतने रुपए मीटर आती है, गड्ढा इतना महंगा हो जाएगा खोदना, और प्लास्टिक अगर छेद हो गया तो उसमें पानी धरती में चला जाएगा। और मैं समझ ही नहीं पाई कि तालाब बनाने के लिए प्लास्टिक की शीट की जरूरत ही क्या है। हमारा पारंपरिक तरीका ये था तालाब बनाने का। मैं अपने गांव के तालाब का किस्सा सुनाती हूँ। हर 5, 7, 10 साल में उसकी सफाई होती थी जी। अच्छा, जब सफाई हुई उसके बाद क्योंकि गहराई और बढ़ गई तो पूरा का पूरा गांव जो है अपने घर का सूखा गोबर इकट्ठा कर देता था, चूना खरीदा जाता था, दोनों सबसे सस्ते सामान है जी जी। और जब तालाब में पानी छोड़ा जाता था तो चूने के साथ गोबर का घोल मिला के पानी में छोड़ दिया जाता था। अब वो धीरे धीरे तली में भी बैठ जाता था और तालाब के चारों तरफ भी बैठ जाता है। ये एक वाटर प्रूफिंग का काम करता है जी। हमारे गाँवों में, हमारे देहात में, और जो हमारे पुरखों से चले आ रहे तालाब इसी तरह संरक्षित रहते थे। और हर 5-7 साल में, क्योंकि वो पुराने तालाब हैं, तो हर 5-7 साल में इस क्रम को दोहरा लिया जाता था। यदि नया तालाब बना रहे हैं तो आप 1-2 महीने में दोहराते रहिए, क्योंकि वो अपने आप वाटर प्रूफिंग का काम हो जाएगा जी। तो मैं ये सोच के हैरान हो जाती हूँ कि हमने अपने पारंपरिक जो तरीके थे, साधन थे, उनको छोड़ रख दिया है। तो ये बाल उपन्यास में कि वो गिलहरी किस तरह मरने की कागार पे पहुंच जाती है पानी की तंगी से, तो उसका जो इंसान मित्र है वो उसके लिए वैसा ही तालाब खोद के जाता है,
उसी तरह वो एक तरह से बताने का जरिया होता है जी कि हम अपने तालाबों को किस तरह बचा लें। जी, तो जो आपकी लेखनी है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी आप निकाल के लेकर आ रहे हो, लोगों को एक समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम अपनी प्रकृति से, अपने पुराने जो हमारे किस्से कहानियां हैं उनसे कैसे जुड़े रहते हैं, और कुछ कितनी सारी चीज़ें हैं जो इंसान के लिए अहमियत रखती है या जीव जानवरों के लिए अहमियत रखती है, और उनसे जुड़े रहना जरूरी। जी देखिए, आज कितने भी मॉडर्न हैं, हम लोग वापस सिलबट्टे पे लौट आए ना, बिल्कुल, मिक्सी छोड़कर। मेरे घर में भी आप अचानक आके देख लीजिए, चाहे मेरे घर में हांडी में खाना बनता है, तो हम वापस उन तरीकों पे लौट रहे हैं जो सही थे। कुछ समय के लिए हम बरगलाए, हम भटके, पर वापस हमें वहीं आना पड़ रहा है। तो जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं उनको हम सुने, उनको हम अपना लें, तो उनके साथ वैज्ञानिक सोच जोड़ के के साथ काम करें बस। जी, तो वही आप अपने लेखनी के जरिए अपनी किताबों में उतार रहे हैं कि लोग पढ़ें और सीखें और समझें और उस तरफ से फिर मतलब पहुंच जाएं। जी, बहुत अच्छा, यही तरीका है। जी वंदना जी, यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी वंदना जी कि जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या आती हैं आपके सामने? सच कोई चुनौती नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं तब तक नहीं लिखती जब तक मुझे कोई विषय बहुत आंदोलित नहीं करता, मेरे मन को नहीं छू लेता। और विषय अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय नया है या इस विषय में मैं कुछ नया कर सकती हूँ, तब वहां से फिर रिसर्च की प्रक्रिया शुरू हो। जी, अभी जैसे इस शुद्धि के बारे में मैं फिर से बताती हूँ। एक ऐसी संस्कार पे इस उपन्यास की नींव पड़ी। मैं कक्षा 12वीं में थी, तब मैंने उस संस्कार को होते हुए देखा था। अब वो मेरे भीतर देखिए लगभग 27-28 साल जीवित रहा। और जिस दिन मैं लिखने बैठी, कहाँ से कैसे वो शायद प्रकृति ने मुझे चुना कि मैं उस पर लिखूं। जी, पर तब तक जब मैंने उस युवा लड़कपन वाली उम्र में उन संस्कारों को देखा था और आज मैं लिखूंगी, तब में बहुत फर्क आ चुका है मेरी सोच में भी, और मतलब धरातल के आधार पे जो हम देखते हैं कि संस्कारों में भी फर्क आ गया है। बिल्कुल। तो वहां मैंने रिसर्च शुरू की कि क्या ये परंपराएं अभी भी इसी तरह मनाई जा रही हैं। तो मैं देख के हैरान हो गई कि कुछ परंपराएं तो वैसे की वैसी हैं, पर क्योंकि उनके नाम, जो उनके उच्चारण थे वो बहुत क्लिष्ट थे, अच्छा, तो उनका उच्चारण कुछ और कर दिया। अच्छा, कुछ चीजें छोड़ दी गई, जो रूढ़ियां बनती जा रही हैं उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, तो वो छोड़ भी दी गई, परंपराएं चल रही हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी थी कि मैं क्योंकि एक समाज के बारे में लिख रही थी, तो एक समाज यानी उस गांव देहात और उस इलाके के उस समाज के बारे में, तो वहाँ पे तो सभी धर्म और संप्रदायों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। जी, उन्हीं से मिलकर तो समाज बनता है। हाँ। तो मुझे उन सब के बारे में भी वो जानकारी जुटानी थी। तो ये चुनौतियां रहती हैं और इनमें मजा भी आता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया आपने वंदना जी। और क्या आप अपनी किताबों में, जो आपने कहा कि एक तो होता है कि जो रीति रिवाज होती हैं जो फायदेमंद होती हैं, एक जो होती हैं कि भाई नुकसान देने वाली, और जिनको छोड़ भी दिया है लोगों ने, तो क्या आप उनके उदाहरण भी उस बुक में डालते हैं कि इस चीज से और ये नुकसान हुआ था और ये परंपरा अब बंद कर दी गई है? क्या ऐसा कुछ? मैं रिसर्च पेपर नहीं लिख रही। अच्छा। नहीं, मतलब तो इसीलिए मैं ये नहीं लिखती। मैं क्योंकि फिक्शन लिख रही हूँ, नॉन फिक्शन भी है मेरा बहुत सा, पर जैसे अभी हम जिस उपन्यास की बात कर रहे थे शुद्धि की, तो इसमें मैंने वो नहीं लिखा कि क्यों छोड़ दिया। हाँ, ये मैंने लिखा कि जैसे वो सबसे बुजुर्ग जो चरित्र है, कैरेक्टर है इसमें, रामप्यारी का, जो 98 साल की है। अच्छा। तो वो कहती है कि अरे कल तक तो ये भी कर रहे थे, है ना, इस बार इन्होंने ये भी छोड़ दिया। हाँ। तो उसमें एक 50 साल उस चरित्र का मैंने नाम जानबूझ के नहीं रखा, क्योंकि कुछ चरित्र इस तरह के भी होने चाहिए जो पाठकों को कुछ कैची लगे। तो वो 50 साल या आधी सदी पार ऐसे करके उसके बारे में मैंने लिखा है। जी। तो वो कहती है कि जैसे किसी अर्थी को लेकर जाते हैं तो पुरुष जाएंगे शमशान तक और महिलाओं को आधी दूर में ही रोक देते हैं। पुरुष जाएंगे जूते चप्पल पहनकर और महिलाओं को नंगे पैर जाना है। तो ये वो रूढ़ियां हैं जिन पे वो बातें करते हैं मेरे चरित्र। जी। और मुझे लगता है कि लेखन तभी मुकम्मल होता है जब आप हर तरह का चेहरा दिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। और ये एक तरह से आपने उसमें डाल ही दिया है कि मतलब एक जो ऑब्जेक्शन मन में से निकल के आता है ना, तो उस पे भी बात होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। अच्छा, यादों के झरोखे से कुछ एक मतलब लाइन मैंने देखी थी, है ना, और बुक मतलब जो आपकी है आई डोंट लाइक यू, तो इस बुक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कब लिखी ये बुक और क्या था इस बुक में ऐसा खास? और सीमा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो पहले सीमा जी का सवाल लेते हैं। हेलो।
जी सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सीमा जी। जी नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने शुरू में एक बात कही थी कि मैंने जो पहली कविता लिखी थी जी, तो वो कविता क्या आपकी मम्मी ने पढ़ी? हाँ मैंने बताया। और पढ़ने के बाद फिर उनमें क्या बदलाव आया? जी कोई बदलाव नहीं आया, उन्होंने कस के मुझे गले लगा लिया, प्यार किया, फिर जब जब बदमाशियां की तब फिर पिटाई हुई। और क्योंकि मम्मी ने पढ़ लिया था और उनकी जो कुलीग थी वो घर आई, तब उन्होंने ही दिखाया था कि देखो इसको मैंने मारा तो इसने ये लिखा। और वो 6-7 मतलब चलो इतना फर्क तो आया कि हाँ गले तो लगाया। गले ना लगाती तो कैसे बड़ी होती मैं, है ना। मैंने अभी कहा ना, पौधे पनपते ही नहीं, है ना। पौधों को धूप भी चाहिए, छाया भी, खाद भी चाहिए, तभी बड़े होते हैं। तो हम भी तो मानव भी तो पौधा ही है ना। माँ बाप के प्यार के बिना कैसे बड़े हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वही बात आती है ना कि भाई माँ बाप के तो डांट में ही प्यार है। ऐसा ही सोच के मैं भी अपनी बेटियों को डांट मार देती हूँ। अब यही सोच के हम भी डांटते थे। जी भाई हम मतलब थोड़ा मजाक में ये भी कह दिया जाता है कि भाई हमें डांट पड़ी तो तुम्हें भी पड़नी है। लेकिन सीमा जी यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मतलब उस डांट के बाद में थोड़ा प्यार और समझाना भी होना चाहिए, है ना। और डांट इस तरह की ना हो कि बच्चे के दिमाग पे असर पड़े। नहीं, अब वो डांट नहीं रही शर्मिला जी। हाँ, तो वो चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होती है ना। और शायद आजकल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। मेरे ख्याल से हम बच्चों को बात करती बार, समझाती बार ये बातें ध्यान में रखते हैं कि भाई जो हमारे साथ हमें गलत लगा, है ना, वो हम ना करें बच्चों के साथ। सीमा जी एक यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, देखिए आप और मैं जब बड़े हो रहे थे, मुझे लगता है आप भी लगभग मेरी उम्र की ही हैं, तो हम जब बड़े हो रहे थे संयुक्त परिवार थे। हाँ। और संयुक्त परिवार नहीं थे तब भी मान लीजिए कि चाची, दादी, बुआ, मौसी, इन सब का इतना हस्तक्षेप रहता था कि मम्मी ने पिटाई कर दी तो वो गले लगा लेती थी, उन्होंने कुछ कह दिया तो कोई और गले लगा लेता था। नहीं, मैंने बताया ना पहले, हमें ये लगता था कि मम्मी मारने वाली है तो हम अपने दादाजी के पास जाके बैठ जाते जी। मेरी बात आप सुनिए जरा सा, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कि आज की जो परेशानी है वो ये है कि हम न्यूक्लियर आजादी पसंद लोग हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो हमें सब चीजों का ध्यान खुद ही रखना है। कि अगर हम डांट रहे हैं तो फिर उसमें भी हमें पैरामीटर तय करने पड़ते हैं कि मतलब लिमिट तय करनी पड़ेगी कि हम कितना डांटें कि बच्चा, क्योंकि उसको गले भी हम नहीं लगाना है। तो ये बात है जी। बिल्कुल, थैंक यू सीमा जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू मैम। आप वंदना जी बुक के बारे में बता रहे थे। ऐसा है कि मैंने बताया कि मैं गाँव देहात से हूँ और 3 तरह का जीवन एक साथ जी रही थी बचपन में, और शादी हो गई फौजी से जी। तो ये बिल्कुल एकदम जैसे कि एक गांव देहात के बच्चे को लाके आप किसी महानगर में अकेला छोड़ दीजिए, इतना ड्रास्टिक चेंजेस हैं वहाँ की और हमारी आमतौर पे जो जीवनचर्या है उसमें। जी। तो मैंने एकदम वर्सटाइल किस्म का जीवन जिया है जी। राजकुमार जी फिर से जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्कार वंदना यादव जी को। नमस्कार जी। एक सवाल है मेरा जी, जैसे कि आज का बदलता दौर और जो आपने पहले का देहात का दौर देखा जी, आप एक देहात गाँव से आते हैं जी, तो इस पर भी कुछ आपने लिखा है जी? कुछ उसी की बात कर रही थी। एक तो ये कि हर दौर अपने बीते हुए समय को ही अच्छा बताता है जी। जब हम आज जी रहे होते हैं तो हमें संघर्ष भी लगते हैं, हमें परेशानियां भी लगती हैं, और जब हम 10 साल बाद इस समय को देखते हैं तो लगता है यार 10 साल पहले अच्छा था। तो हमारा वो बीता हुआ कल हमें आज अच्छा लग रहा है, और हमारे बच्चों को ये जो आज का समय ये अच्छा लगने वाला है। और मेरी हर कृति में, क्योंकि लेखक चाहे समाज से कुछ भी उठाए पर अपना जीवन कहीं ना कहीं आता ही है, उसका जी अनुभव आते हैं जी। उससे बड़ी बात ये कि अभी अभी मेरा एक संस्मरण की पुस्तक आई है, आई डोंट लाइक यू। इसका शीर्षक अंग्रेजी में लिखा है, किताब हिंदी में है। तो इसमें मेरे जीवन के बहुत से वो पल हैं जो मेरे बचपन में थे। और पोता गांव है मेरा, तो पोता गांव के तालाब, जोहर, भैंसें और वो सब वाला किस्सा है इसमें, और जो मॉडर्न समाज है उसके किस्से भी हैं कुछ। तो ये बात है राजकुमार जी। जी वंदना जी, यही सवाल मैं करने वाला था क्या, क्योंकि बहुत से मशहूर आदमी होते हैं जो लेखक या गायक होते हैं या खिलाड़ी होते हैं, वो अपने जीवन पर कुछ किताबें लिखते हैं जी। जी। तो ये पूछना चाह रहा था जी, आपकी भी कोई किताब अपने जीवन पर लिखी है? अभी बाद में भी आएंगी, पर एक संक्षिप्त सा परिचय इसमें है, आई डोंट लाइक यू। ये अद्विक प्रकाशन से आई है और इसका ये ऑनलाइन उपलब्ध है ना। ऑनलाइन आप वंदना यादव बुक्स करके आप टाइप करेंगे, अंग्रेजी में लिखिए VANDANA वंदना यादव बुक्स, है ना। अमेजोन पे आप लिखिए
तो जैसे हम तो अनपढ़ आदमी जी, पढ़े लिखे नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे जी इसको? ये हिंदी में है, हिंदी में है, हिंदी में। अच्छा, ये हिंदी में है। बस इसका नाम, एक बच्चा था, मेरा बचपन था जो गांव में बीता, तो उसके किस्से हैं। और एक मॉडर्न समाज का कोई व्यक्ति है मुझे, जिसने पहली बार कहा आई डोंट लाइक यू, तो मैं हैरान, क्योंकि मेरे को ऐसा सुनने को पहले कभी मिला ही नहीं था। हाँ जी। तो इसलिए मेरे को तो नहीं पता जी, आई डोंट लाइक यू क्या होता है जी? जी, आपके घर में बच्चे भी होंगे, कोई तो होगा, वो आपको बताएगा। आई डोंट लाइक यू का मतलब होता है मैं आपको पसंद नहीं करता या नहीं करती। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। और मैडम एक सवाल और था, आपने फौजी साहब से शादी की है, तो फौजी साहब के बारे में भी कुछ, फौजियों के बारे में, हमारी सेना के बारे में कुछ लिखा है जी आपने? हाँ सर, बुक लिखी है, उपन्यास लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी और शर्मिला जी, नमस्कार, बहुत अच्छा प्रोग्राम राजकुमार जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी आने के लिए। अभी चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम जो किताब पे बात कर रहे थे, मैं उस पे बता दूं जरा सा कि आई डोंट लाइक यू लिखी गई कि एक व्यक्ति मेरे जीवन में पहली बार जिसने मुझे कहा हे आई डोंट लाइक यू, और मेरे लिए तो यूं कह दीजिए कि सारी अंग्रेजी फेल हो गई कि मुझे किसी ने ऐसे कह दिया, क्योंकि महिलाएं कम से कम ऐसा उम्मीद नहीं करती कि उन्हें कोई कह देगा, और खास तौर से मेरे जैसी महिला जो ममत्व से भरी हुई है, अपनत्व से भरी हुई है जी। तो वहां से ये संस्मरण मैंने लिख के छोड़ दिया था जी। और पुस्तक मेले से पहले अद्भुत प्रकाशन के अशोक जी हैं, वो मेरे घर में मेरे बड़े भाई का दर्जा रखते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि वंदना जी अपने संस्मरण की पुस्तक दीजिए जी। तो मैंने अपने गांव देहात को लिखना प्रेफर किया। मैं बड़े बड़े वीआईपी लोगों से भी मुलाकात, आप जैसा मेरा प्रोफाइल है उससे समझ सकती हैं, सबसे मिलना जुलना रहा, पर मुझे लगा कि मैं उसको लिखूं जो मेरे मन के बहुत करीब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपनी धरती से जुड़े वो किस्से लिखे कि अब एक छोटा सा फर्क है। जैसे मैं ये किस्सा लिख रही थी कि जोहड़ में हम तालाब में जब जाते थे, मुझे तैरना नहीं आता था, तो मैं भैंस पे बैठ जाती थी और मैं तैर के आ जाती थी, और हम घर पे नहीं बताते थे। मेरी बिटिया ने पूछा कि मम्मा आप क्यों नहीं बताते थे? अब ये देखिए शहर और गांव के परिवेश में कितना फर्क है कि दुधारू पशु की बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है, वो घोड़े जितनी मजबूत नहीं होती, उस पे आपको बैठना नहीं होता। दुधारू पशु अपने पेट में बच्चा पालता है जो आगे वंश चलाएगा और वो दूध देता है, उस पे बैठना मना होता है, और गांव में जोड़ देते पाप लगेगा। तो अब ये ऐसी ऐसी बदमाशियां हमने की, मुझे लगा कि वो लिखी जानी चाहिए कि जिसको एक बहुत पॉलिश्ड महिला दिखती हूँ मैं, तो मेरे भीतर तो वही देहातीपन छुपा हुआ है, तो वो लिखा है मैंने जी। वो चुलबुली वंदना, वो बदमाश वंदना, चुलबुली वंदना जी जी। तो ये इस किताब में है, तो मुझे लगता है कि इसको पढ़ा जाना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। और कहने के लिए ऐसा कोई संदेश मैं नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मैं संदेश, हमारे पाठक बहुत या श्रोता जो हैं वो बहुत सजग हैं, बल्कि उनके सवालों के हम जवाब दे पाएं ये भी बड़ी बात है। जी, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू वंदना जी एक बार फिर से आने के लिए, और आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत वेलकम जी। तो जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, जरूर बुक पढ़िएगा। फिर से वंदना जी को बुलाते हैं, और बुक पढ़ने के बाद में आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, कुछ कुछ चीज़ें तो वंदना जी ने जैसे शेयर की हैं अभी प्रोग्राम में, तो उतना कुछ तो जितना लिखते हैं लेखक उतना तो बता नहीं पाते, लेकिन लिखा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आप पढ़ के शायद हमारे श्रोता जरूर बता पाएंगे। और कुछ अगर आपके मन में अभी भी सवाल हैं तो हमारे गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे लिख के रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। वंदना जी को फिर से बुलाएंगे तो पहले आपके सवाल को रखेंगे, बाद में आगे बात बढ़ाएंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 9958941408। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज़ 107.8। .8 गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन।